हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में भेजी गई सम्मान योजना की राशि, डीसी ने अधिकारियों को दिया सत्यापन कराने का निर्देश। रांची जिले की 4,31,393 महिलाएं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत लाभान्वित हुई हैं। इनमें 3,08,282 लाभुकों को आधार बेस्ड व 1,23,111 लाभुकों को बैंक अकाउंट बेस्ड उनके बैंक खाते में सम्मान राशि स्थानांतरित की गई है। 3 महीने की एकमुश्त 7,500 रुपए सम्मान राशि बैंक खाते में की गई स्थानांतरित योजना अंतर्गत जिला के सभी 4,31,393 लाभुकों के खाते में जनवरी, फरवरी व मार्च महीने की एकमुश्त राशि 7,500 रुपए सम्मान राशि बैंक खाते में स्थानांतरित की गई है। होली से पहले 3,08,282 लाभुकों को आधार बेस्ड योजना की सौगात दी गई थी। इसके बाद 1,23,111 लाभुकों को बैंक अकाउंट बेस्ड उनके बैंक खाते में सम्मान राशि ट्रांसफर की गई है। अप्रैल महीने से योजना अंतर्गत आधार लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। सम्मान राशि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत अप्रैल 2025 से लाभुकों आधार लिंक्ड बैंक खाते में पेमेंट किया जाएगा। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री द्वारा जिले के सभी लाभुकों को अपना आधार बैंक से लिंक कराने का निर्देश दिया गया है ताकि उन्हें योजना का लाभ निरंतर मिलता रहे। साथ ही उन्होंने जिला के सभी बीडीओ-सीओ को सत्यापन फॉर्म उपलब्ध कराने और नियमानुसार सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। शहरी क्षेत्र के अंचल अधिकारी को सीडीपीओ या समाज कल्याण शाखा से समन्वय स्थापित करते हुए सत्यापन फॉर्म उपलब्ध कराने और नियमानुसार सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने एक बार फिर से योजना के सभी लाभुकों को भी साइबर अपराधियों से सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि अपने बैंक डिटेल व अन्य आवश्यक दस्तावेज साझा करने के दौरान पूरी सावधानी बरतें, साइबर अपराधियों के चंगुल में न आएं। हेमंत ने चेताया, गांव में घूम रहे ठग उड़ा ले जाएंगे मैया का पैसा। डीबीटी के नाम पर चल रहा बड़ा खेल। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर घमासान मचा है। इस बीच हेमंत सोरेन ने एक बयान दिया जिससे यह साफ है कि योजना को लेकर मुख्यमंत्री कितने गंभीर हैं। योजना को कैसे चलाना है और कैसे सभी बेटी के चेहरे पर खुशी लाना है। यही वजह है कि बीच बीच में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना में कई बदलाव किया जिससे कोई भी मैया छूटे ना और सभी के चेहरे खिलते रहे। हेमंत सोरेन ने अपने भाषण में कहा कि झारखंड में बेटी बहन को मजबूत करने का काम किया है, आगे भी इतना मजबूत करेंगे कि कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की आधी आबादी को सीधे खाता में पैसा भेजने का काम सरकार कर रही है। आधी आबादी को अपने पैर पर खड़े होने का हिम्मत दिया है। अभी सराहुल खत्म हुआ और भी कई पर्व है। मेले में खूब उत्साह के साथ मैया घूमती दिखी है। आखिर मेला कौन जाता है जिसके जेब में पैसा होता है। नया कपड़ा खरीदकर मिठाई खाकर पर्व में मस्ती किया है। हेमंत ने पूछा कि मेला कौन जाता है, जिसके पास पैसा होगा वही ना जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड की आधी आबादी को इतना मजबूत करेंगे कि यह मिल का पत्थर साबित होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी बेटी बहन को यह भी चेताया कि इस योजना का पैसा खाता में जाने के बाद ठग गैंग भी सक्रिय हो गया है। गांव गांव घूमकर डीबीटी के नाम पर शिकार बना रहा है। इससे बचने की जरूरत है। कई शिकायत मिली जिसमें यह बात सामने आई है कि झारखंड की बेटी बहनों के खाते से पैसा उड़ जा रहा है। ऐसे में किसी को भी अपना आधार नंबर और बैंक खाता को नहीं दे जिससे कोई शिकार ना बना सके। हेमंत की हुंकार, किसे कहा बाहरी पार्टी का एजेंट। टेंशन में बाबूलाल और जयराम। झारखंड में चुनाव खत्म होने के बाद भी सियासत अपने उफान पर है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने होकर एक दूसरे पर वार करने में लगे हैं।
कभी विधि व्यवस्था तो कभी सरकार के कामकाज को लेकर खूब बवाल मच रहा है। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आक्रामक भाषण सामने आया है, जिसमें हेमंत सोरेन खुले मंच से विपक्ष को निशाने पर लिया, लेकिन बोलने का लहजा आक्रामक दिखा। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस हजारीबाग में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर हजारीबाग में हजारों कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। बतौर मुख्य अतिथि कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी पहुंचे। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं में जोश भरा और हरदम पार्टी के लिए खड़ा रहने की हुंकार भरी। इस बीच झारखंड में आदिवासियों की बदहाली पर बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसी बात बोली जिसकी चर्चा अब होने लगी है। आखिर वह आदिवासी मूलवासी नेता कौन है जो झारखंड में एजेंट बनकर काम कर रहा है? इस भाषण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में आदिवासी की बात होती है। कई नेता हैं, बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं, लेकिन वह एजेंट के रूप में बड़ी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कई ऐसे नेता बने हैं जो अब पार्टी बनाकर आदिवासी मूलवासी के नाम पर धोखा दे रहे हैं। ऐसे एजेंट को पहचान लेने की जरूरत है, नहीं तो ये लोग आदिवासी को ही खत्म कर देंगे। हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि झारखंड को अलग राज्य दिलाने के लिए गुरुजी और कई आंदोलनकारियों ने लड़ाई लड़ी है, जिसके बाद हमें अपना राज्य मिला। लेकिन लड़ाई अभी लंबी है। अब गुरुजी ने राज्य अलग करा दिया और उम्र के उस पड़ाव में है जहां से काम किसी आंदोलन या सक्रिय राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकते। उनके काम को वह अब आगे बढ़ा रहे हैं। एक समय आएगा जब वह भी बूढ़े होंगे तो कोई और आगे लेकर चलेगा। इसलिए सभी युवा अपने हक और अधिकार के लिए खड़ा होना शुरू कर दें। पुलिस ने चलाया डंडा तो मैदान छोड़ भागे टाइगर जयराम। बोकारो स्टील प्रशासन को ऑनलाइन ही दिखा रहे आंख। बोकारो स्टील प्लांट में लाठी चार्ज के बाद एक विस्थापित युवक की मौत से खलबली मच गई। बड़े बड़े विस्थापित नेता और विधायक बोकारो स्टील के प्रशासनिक गेट पर पहुंचकर अपना रौद्र रूप दिखाया, लेकिन बवाल बढ़ता देख पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। श्वेता सिंह, जो स्थानीय विधायक हैं, उन्हें हिरासत में ले लिया। इतना होता देख डुमरी विधायक जयराम महतो भाग खड़े हुए। उसके बाद अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर विस्थापितों की बात करने वाले नेता पुलिस की इतनी छोटी कार्रवाई से क्या डर गए हैं? जो जयराम महतो आक्रामक रूप सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, यहां पर फेल क्यों हो गए? क्या जयराम महतो भी सिर्फ राजनीतिक रोटी सेंकने बोकारो पहुंचे थे? इन सवालों का जवाब बोकारो विधायक श्वेता सिंह भी खोज रही हैं। पूछ रही है कि आखिर तमाम नेता कहां भाग गए। दरअसल 2 दिन पहले बोकारो स्टील के प्रशासनिक भवन के सामने अप्रेंटिस संघ के युवक प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच माहौल तनावपूर्ण हुआ और सीआईएसएफ ने लाठी चार्ज कर दी, जिसमें एक युवक की जान चली गई। उसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही बोकारो विधायक श्वेता सिंह मौके पर पहुंची। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता चल ही रही थी कि इस बीच डुमरी विधायक जयराम महतो भी पहुंचे। जयराम महतो को आता देख श्वेता सिंह और जयराम महतो के समर्थकों के बीच झड़प भी हुई। मामला बढ़ता देख पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। बोकारो विधायक श्वेता सिंह को देर रात हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद अब स्थानीय लोग से लेकर बोकारो विधायक तक सवाल पूछ रहे हैं कि जयराम महतो और अन्य नेता कहां फरार हो गए। अगर देखें तो इस पूरी लड़ाई में जयराम महतो एक दिन के अलावा जब पुलिस की कार्रवाई तेज हुई तो वह कहीं भी ग्राउंड पर नहीं दिखे, न ही उनसे कोई कांटेक्ट हो पा रहा है। जयराम महतो का सिर्फ पोस्टर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें विस्थापितों को लेकर लंबी लड़ाई की बात कह रहे हैं और ऑनलाइन ही बोकारो स्टील प्रशासन को आंख दिखा रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर जयराम महतो कब तक बोकारो पहुंचते हैं, क्योंकि जब हिंसा हुई तो जयराम महतो मौके पर पहुंचे थे और झड़प के बाद मीडिया से भी बात किया था और कहा था कि वह हक दिलाने के लिए यहां पहुंचे हैं। लेकिन अब सवाल है कि क्या हक एक दिन में जयराम महतो ने पीड़ित परिवार को या पीड़ित युवकों को दिला दिया? क्योंकि पुलिसिया कार्रवाई तेज होने के बाद जयराम महतो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। विधायक श्वेता सिंह को क्यों किया गया था गिरफ्तार? किसके इशारे पर हुआ पूरा खेल? जानिए पूरी कहानी। बोकारो स्टील में मचे बवाल के बीच बोकारो विधायक श्वेता सिंह की गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े किए हैं। आखिर श्वेता सिंह की गिरफ्तारी क्यों हो गई और फिर करीब 15 घंटे हिरासत में रखने के बाद छोड़ भी दिया गया? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है?
सभी को छोड़कर विधायक को ही निशाना क्यों बनाया गया? सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर बोकारो स्टील में बवाल क्यों मचा और इसकी शुरुआत कैसे हुई। दरअसल अप्रेंटिस संघ की ओर से अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा था और इस धरने में युवाओं की मांग थी कि उनकी नियुक्ति पत्र और प्रशिक्षण जल्द पूरा कराया जाए। लेकिन बोकारो स्टील प्रशासन की ओर से इस दिशा में पहल नहीं की जा रही थी। इसी दौरान गुरुवार को भी वार्ता हुई, लेकिन इस दौरान वार्ता विफल होने के बाद नोक झोंक हुई और फिर सीआईएसएफ ने लाठी चला दिया, जिसमें एक युवक की जान चली गई और दर्जनों लोग अस्पताल में भर्ती हो गए। जब आंदोलन उग्र हुआ, लाठी चार्ज में मौत हो गई, तो बोकारो विधायक श्वेता सिंह मौके पर पहुंची और स्थिति की पूरी जानकारी ली। इसके बाद बोकारो स्टील प्रशासन से वार्ता शुरू किया कि आखिर लाठी चार्ज कैसे की गई और कैसे एक युवक को मौत की नींद सुला दिया गया। इस बीच डुमरी विधायक जयराम महतो बोकारो स्टील के प्रशासनिक गेट के पास पहुंच गए, लेकिन भीड़ पहले से जो आक्रोशित थी, उसमें से मौजूद बोकारो विधायक श्वेता सिंह के समर्थकों ने जयराम पर हमला कर दिया। हालात ऐसे बन गए कि वहां पर कुछ भी घटना हो सकती थी। इस बीच जयराम महतो वहां से निकल गए और फिर जब वार्ता हो रही थी तो डुमरी विधायक जयराम भी पहुंचे, लेकिन यहां पर सीधे श्वेता सिंह और डुमरी विधायक के बीच आमने सामने बहस शुरू हो गई। इस बीच फिर जयराम महतो वहां से चले गए, लेकिन शुक्रवार को वार्ता के दौरान बात नहीं बनी और श्वेता सिंह अपने समर्थकों के साथ बोकारो स्टील के गेट पास पहुंचे और उसे बंद करने की कोशिश करने लगी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, लेकिन बोकारो स्टील में काम पूरी तरह से ठप हो गया और 5,000 कर्मी प्लांट के अंदर ही बंद रहे। विधायक के समर्थक प्लांट के आसपास डटे रहे। इस बीच 15 घंटे से अधिक विरासत में रखने के बाद पुलिस ने विधायक को छोड़ दिया। जब बोकारो विधायक श्वेता सिंह बाहर आए तो मीडिया से बात करते हुए गुस्से में दिखी और पूछा कि आखिर किस अधिकार के साथ गिरफ्तार किया गया था। यह सवाल प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से पूछेंगे। साथ ही विधायक जयराम पर भी निशाना साधते हुए दिखाई दी। करीब 60 घंटे तक बोकारो में बवाल होता रहा। उसके बाद फिलहाल अब स्थिति सामान्य है और विधायक को हिरासत में रखने के पीछे का कारण साफ था कि किसी तरह से समर्थक उग्र न हो और बवाल और बड़े नहीं, और बोकारो स्टील में काम भी शुरू हो गया है। गोड्डा कॉलेज में शुरू होगी पीजी में संथाली विषय की पढ़ाई। एमबीए के सिलेबस में हुआ बदलाव। एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लिया गया निर्णय। शनिवार को दुमका के दिग्घी स्थित एसकेएमयू सभागार में कुलपति प्रो विमल प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में एकेडमिक काउंसिल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राजभवन द्वारा अनुमोदित कुल 4 एजेंडों पर चर्चा की गई और निर्णय लिए गए। बैठक में एमबीए विभाग के बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा संशोधित सिलेबस को मंजूरी दी गई। करीब 8 वर्ष बाद एमबीए कोर्स के सिलेबस में संशोधन किया गया, जिसे इसी सत्र से लागू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 2017 में एमबीए कोर्स की शुरुआत के बाद से अब तक सिलेबस में कोई संशोधन नहीं किया गया था। सिलेबस संशोधन के लिए एमबीए विभाग में बोर्ड ऑफ स्टडीज की कई बैठकें बाह्य विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में आयोजित की गई थीं। बैठक में एकेडमिक काउंसिल द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम को मंजूरी दी गई। इसके अलावा गोड्डा कॉलेज में पीजी में संथाली विषय की पढ़ाई शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। लंबे समय से छात्र गोड्डा कॉलेज में संथाली विषय में पीजी की पढ़ाई शुरू करने की मांग कर रहे थे, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। गोड्डा कॉलेज में सत्र 2025 से 27 से संथाली विषय में पीजी कोर्स शुरू किया जाएगा। मालूम हो कि गोड्डा कॉलेज में संथाली विषय में यूजी की पढ़ाई पहले से चल रही है। बैठक में नई शिक्षा नीति के तहत तैयार 6 कॉमन कोर्स के सिलेबस को मंजूरी दी गई। साथ ही यूजी सत्र 2024 से 28 के रजिस्ट्रेशन को भी अनुमोदित किया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ की बैठक। रामनवमी जुलूस पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के दिए आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में अधिकारियों के साथ रामनवमी महोत्सव को लेकर बैठक की। बैठक में राज्य में विधि व्यवस्था संधारण की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सुनियोजित तरीके से अफवाह या अराजकता फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
साथ ही पूरे राज्य में रामनवमी महोत्सव आपसी प्रेम सौहार्द, भाईचारा व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इस पर फोकस रखें। इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, एडीजी ऑपरेशन संजय आनंदराव लाटकर, आईजी ऑपरेशन एवी होमकर, आईजी स्पेशल ब्रांच प्रभात कुमार, एसपी ऑपरेशन अमित रेणु और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के उपायुक्त, एसएसपी, एसपी उपस्थित रहे। संवेदनशील चिन्हित जगहों पर विशेष चौकसी रखें। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि रामनवमी महोत्सव पर शोभा यात्राएं व अन्य धार्मिक आयोजन होते हैं, इसलिए यह समय काफी संवेदनशील हो जाता है। ऐसे में वैसे चिन्हित स्थान जहां इन आयोजनों के समय कोई छोटी बड़ी घटनाएं होने की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं, उन जगहों पर विशेष चौकसी रखी जाए। लाइसेंसी व गैर लाइसेंसी अखाड़ा समितियों द्वारा डीजे बजाने से संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित करें। उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने वालों पर क्या कार्रवाई किए जाने का नियम है, यह जानकारी अखाड़ा समितियों को दें ताकि नियम का उल्लंघन नहीं हो। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि शोभा यात्रा के दौरान सीसीटीवी कैमरा ड्रोन से नजर रखी जाए। शोभा यात्रा का भौतिक सत्यापन अवश्य करें। शांति समिति के सदस्यों के साथ समन्वय बनाकर रखें। पुलिस प्रशासन द्वारा यह अपील किया जाए कि किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक गाने नहीं बजाई जाए। जुलूस और शोभा यात्रा देखने के उपरांत घर लौटने वाले लोगों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पिछले कुछ वर्षों से रामनवमी महोत्सव के दौरान आयोजित शोभा यात्राओं पर बाइक रैली निकालने की नई परंपरा की शुरुआत हो रही है। किसी भी हाल में बाइक रैली न निकले, यह सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनमानस की सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बाइक रैली से आम जनमानस के साथ साथ रैली आयोजकों पर असुरक्षा का खतरा बढ़ता है। ऐसे में बाइक रैली पर मजबूती के साथ रोक लगाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शोभा यात्रा या जुलूस के दौरान पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से सतर्क रहे। किसी भी जगह अथवा क्षेत्र में विधि व्यवस्था बिगड़ती है या बिगड़ी हुई दिखती है तो उसकी सूचना पुलिस हेडक्वार्टर और कंट्रोल रूम को शीघ्र दें। पुलिस प्रशासन छोटी छोटी घटनाओं पर भी पैनी नजर रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर बिगड़ती स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कुछ देर तक म्यूजिक सिस्टम को बंद कराई जाए ताकि हालात पर नियंत्रण किया जा सके। पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद रहे। असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखें। कोई भी अप्रिय घटना न घटे, इस निमित्त पूरी तत्परता के साथ पुलिस प्रशासन अपना कार्य करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन क्षेत्रों पर लंबे समय तक शोभा यात्रा या जुलूस निकाले जाते हैं, उन क्षेत्रों का इनपुट विभिन्न माध्यमों से निरंतर लेते रहें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि रामनवमी महोत्सव की परंपराओं का विशेष ध्यान रखें। परंपराओं के अनुरूप हो रहे कार्यों पर किसी प्रकार का व्यवधान न हो, यह सुनिश्चित कराएं। परंपराओं से हटकर अगर किसी प्रकार के नए तरीके के जुलूस और शोभा यात्रा निकलती है जो विधि व्यवस्था के संधारण में चुनौती बनती है, वैसे आयोजनों पर अविलंब रोक लगाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक दूसरे समुदायों के बीच किसी भी हाल में कोई झड़प या तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो, यह सुनिश्चित करें। दहशतगर्दों पर सख्ती से नजर रखी जाए। राज्य के भीतर रामनवमी महोत्सव के दौरान आपसी भाईचारा, अमन चैन, प्रेम सौहार्द बरकरार रहे, यह सभी की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री अधिकारियों से कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर तुरंत कार्रवाई करने और आम जनमानस तक सकारात्मक संदेश प्रेषित करने की व्यवस्था रखें। लाठीचार्ज में मारे गए प्रेम कुमार महतो को सांसद की पहल पर मिला मुआवजा। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो शनिवार को बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने लाठीचार्ज में मारे गए प्रेम कुमार महतो के परिजनों से मुलाकात की और घायलों का हालचाल जाना। अस्पताल परिसर में भारी पुलिस बल की तैनाती थी। बताया गया है कि सांसद की पहल पर मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल चेक के माध्यम से दिया गया है। परिवार के एक सदस्य को
25,000 रुपये मासिक वेतन पर अनुबंध की नौकरी मिलेगी, जिसे भविष्य में स्थायी करने के प्रयास होंगे। घायल लोगों को 20-20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बीएसएल द्वारा प्रेम कुमार महतो की स्मृति में एक प्रतिमा बनाने के लिए जमीन भी दी जाएगी। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि बीएसएल में 1500 विस्थापितों को, जो पहले अप्रेंटिस कर चुके हैं, उन्हें अब अनुबंध के आधार पर हर महीने 50-56 की संख्या में रोजगार दिया जाएगा। पूरे प्रकरण पर सांसद ने बीएसएल प्रबंधन को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा, यदि बीएसएल ने समय रहते अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो न आंदोलन होता, न किसी की जान जाती। बेटे का शव लेने के लिए एक असहाय मां को जमीन बेचने की नौबत, यह हेमंत सरकार के मुंह पर तमाचा। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए एक बार फिर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट पर लिखा है कि एक असहाय मां को अपने बेटे का शव अस्पताल से लेने के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ी। यह घटना हेमंत सरकार के मुंह पर तमाचा है। सड़क हादसे में घायल बेटे का इलाज कराने के लिए मां ने हर संभव कोशिश की। अस्पताल ने 40,000 रुपए का बिल थमा दिया और जब पैसे नहीं दिए गए तो शव सौंपने से इनकार कर दिया। आगे बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अस्पताल के बिल को चुकाने व अपने बेटे के शव को लेने के लिए मजबूरी में उस मां ने अपनी वो जमीन बेच दी, जो शायद उसकी जिंदगी की आखिरी पूंजी थी। काले धन के लालच ने हेमंत सरकार को संवेदनहीन बना दिया है। यदि सरकार में नाम मात्र की भी शर्म बची हो तो अस्पताल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई करें। दरअसल देवघर के मोहनपुर अंतर्गत चकरमा गांव का कन्हैया कांपरी एक सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए कुंडा के सेवा सदन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। ऐसे में अस्पताल द्वारा मृतक की मां को 40,000 का बिल पकड़ा दिया गया। मृतक की मां बिल जमा करने में असमर्थ थी, लेकिन बिना बिल जमा किए अस्पताल वालों ने शव देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मृतक की मां ने अपनी जमीन बेचकर अस्पताल का बिल भरा और अपने बेटे के शव को लेकर जा पाई। रामनवमी पर धनबाद को 7 जोन में बांटकर इस तरह होगी निगरानी। रामनवमी को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण व हर्षोल्लास के साथ संपन्न कराने के लिए उपायुक्त माधवी मिश्रा, वरीय पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दनन तथा अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था पीयूष सिन्हा ने संयुक्त आदेश जारी कर जिले को कतरास, धनबाद, चिरकुंडा, तोपचांची, झरिया, गोविंदपुर एवं टुंडी जोन में बांटा है। सभी जोन में जोनल दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी तथा सभी थाना व ओपी में पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही सभी थाना क्षेत्र में पुलिस का चलंत दस्ता लगातार भ्रमणशील रहेगा। रामनवमी के अवसर पर 5 अप्रैल दोपहर 2 बजे से 7 अप्रैल सुबह 6 बजे तक जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा। अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार जिला नियंत्रण कक्ष के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे, जबकि डीएसपी सीसीआर सुमित कुमार पुलिस पदाधिकारी के वरीय प्रभार में रहेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 012 62 31 12 17 और 100 एवं 112 है। मादक पदार्थ एवं शराब की अवैध बिक्री करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए सभी उत्पाद निरीक्षक तथा अवर उत्पाद निरीक्षक कंट्रोल रूम में मौजूद रहेंगे। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर कंट्रोल रूम से दंडाधिकारी एवं पुलिस के साथ संबंधित स्थल पर पहुंचकर कार्रवाई करेंगे। धनबाद, बैंक मोड़, सरायढेला, धनसार, झरिया, जोरापोखर, सुदामडीह, पाथरडीह, तिसरा, सिंदरी, बलियापुर, केंदुआडीह, पुटकी, लोहियाबाद, जोगता, कतरास, राजगंज, महुदा, मधुबन, बरोरा, तेतुलमारी, बागमारा, तोपचांची, हरिहरपुर, बरवाड्डा, गोविंदपुर, टुंडी, पूर्वी टुंडी, मनियाडीह, निरसा, चिरकुंडा थाना तथा भूली ओपी, घनुआडीह, बोर्रागढ़, भौंरा, लोदना, अलखड़िया, गौशाला, मुनिडीह, भागाबांध, अंगारपथरा, कपूरिया, रामकनाली, गोंदुड़ी, खरखरी, ईस्ट बसुरिया, सोनारडीह, धर्माबांध, कालूबथान, कुमारधुबी, मैथन, गल्फरबाड़ी, खरखरी, भाटडीह,
एवं पंचायत ओपी के लिए पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं धनबाद थाना, बैंक मोड़, गोविंदपुर, झरिया, कालुबथान ओपी, चिरकुंडा थाना, कुमारधुबी ओपी, गल्फरबाड़ी ओपी, मैथन ओपी, जोगता थाना, लोयाबाद, कतरास थाना सहित 46 थाना क्षेत्र पर जिला प्रशासन की विशेष निगरानी रहेगी। रामनवमी के अवसर पर पुलिस का चलंत दस्ता लगातार भ्रमणशील रहेगा। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साइबर डीएसपी, साइबर थाना प्रभारी व्हाट्सएप ग्रुप सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। संयुक्त आदेश में पेयजल आपूर्ति, साफ सफाई, विद्युत आपूर्ति, सोशल मीडिया सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के इस खास मिठाई को क्यों मिला जियो टैग? कैसे बनती है यह मिठाई और क्यों है खास? पश्चिम बंगाल के इन खास मिठाई को अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। इस वजह से इन उत्पादों को कानूनी संरक्षण तो मिलेगा ही, नकली उत्पादों से बचाव भी मिल सकता है। साथ ही लोकल कारीगरों और उत्पादकों के लिए आर्थिक लाभकारी भी हो सकता है। पश्चिम बंगाल की पारंपरिक मिठाई नोलेन गुड संदेश और बरुईपुर अमरूद सहित 7 उत्पादों को जियो टैग मिला है। इस फैसले से इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल सकता है। नोलेन गुड संदेश बंगाल की खास मिठाई है। यह ताज़ा छेना और खजूर के गुड़ से तैयार किया जाता है। यह विशेष रूप से सर्दियों में बनता है और बंगाली परिवार के लिए पारंपरिक मिठाई है। खजूर गुड़ का प्रचलन इस मिठाई को और खास बना दे रहा है। हालांकि बंगाल के कई उत्पादों को जी टैग पहले भी मिल चुका है, फिर 7 उत्पादों को मिला है। जी टैग मिलना बंगाल की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक खाद्य पदार्थों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस बार पश्चिम बंगाल के जिन 7 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, उनमें नोलेन गुड संदेश, बरुईपुर अमरूद, कमरपुकुर का सफेद बोंडे, मुर्शिदाबाद का छनबोरा, बिष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, राधुनीबगल चावल, मालदा का निस्तारी रेशमी धागा शामिल है। पश्चिम बंगाल को अब तक 26 उत्पादों के लिए जीआई टैग मिल चुका है, जिसमें हस्तशिल्प, वस्त्र, चाय, खाद्य पदार्थ और कला शामिल हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार अब कई पारंपरिक मिठाइयों और उत्पादों को जीआई टैग दिलाने पर जोर दे रही है। पूरे भारत में 500 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग मिलने से इन उत्पादों को कानूनी संरक्षण मिलता है और नकली उत्पादों से बचाव किया जा सकता है। यह स्थानीय कारीगरों और उत्पादकों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी साबित होता है।